हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपको पता है कि हम लोगों ने सोशल साइंस पढ़ना शुरू किया था। सोशल साइंस में कुछ टॉपिक्स हमने कवर किए थे और हमारा जो लेसन चल रहा था वो चल रहा था पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स को कवर किया था। जैसे हम लोगों ने देखा था महासागर, महाद्वीप, ठीक है, स्थल मंडल पढ़ा था और जल मंडल पढ़ा था। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? स्थल मंडल और जल मंडल हम लोग पढ़ चुके थे। हमारे सामने जो बचा हुआ टॉपिक था जिसे हम लोग कंटिन्यू करने वाले थे वो क्या था? वो था वायुमंडल। वो क्या था? वो था वायुमंडल। आज हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जरा हम लोग इसे पढ़ते हैं एक बार और फास्ट ट्रैक स्पीड में पढ़ेंगे ताकि जल्दी कवर हो। अब वायुमंडल की बात करेंगे। ये होता क्या है? ब्लैंकेट ऑफ द एयर व्हिच सराउंड्स द अर्थ, ठीक है, हवा का एक ऐसा कंबल जिसने पृथ्वी को चारों तरफ से घेर रखा है, वो कहलाता है वायुमंडल। क्या कहलाता है? वायुमंडल। अब आप देखेंगे इसका इंपॉर्टेंस क्या है। पहली बात क्या है, ठीक है, वायु की पतली परत इस ग्रह का अटूट भाग है। अगर आप देखेंगे कि हवा की जो परत है जो पृथ्वी के चारों ओर से जैसे सपोर्ट कर ले आप, दिस इज द अर्थ, तो इसके चारों तरफ क्या है? इसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, ठीक है, वायुमंडल है, हवा की परतें हैं और ये इस ग्रह का अटूट भाग है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स इसे अपनी तरफ खींच रहा है। क्या कर रहा है? अपनी तरफ खींच रहा है। आगे आप देखेंगे सूर्य से हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। सूर्य से कई प्रकार की हानिकारक किरणें आती हैं। ये क्या करता है? उन किरणों को रिफ्लेक्ट कर देगा। क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। या तो रिफ्लेक्ट कर देगा या तो ऑब्जर्व कर लेगा। क्या कर लेगा? ऑब्जर्व कर लेगा। उन्हें पृथ्वी तक आने नहीं देगा। और आप इस तरीके से कह सकते हैं कि जो वायुमंडल है वो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। नेक्स्ट आप देखेंगे सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। ये क्या प्रदान करता है? सांस लेने के लिए आपको वायु प्रदान करता है। और सांस लेने के लिए वायु कौन प्रदान करता है? वायुमंडल प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? वायुमंडल प्रदान करता है। अब आप देखें वायुमंडल की अगर आप ऊंचाई की बात करते हैं तो ये कितनी ऊंचाई तक है? आप देखेंगे 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक। कितनी ऊंचाई तक वायुमंडल आपको मिलेगा? 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपको वायुमंडल मिलेगा। अब जरा आप लोग इसका एक व्यू देखते हैं। सबसे नीचे जैसे आप देखेंगे तो पृथ्वी के जो सबसे ऊपर की परत है इसको कहते हैं क्षोभ मंडल। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्षोभ मंडल। आप ऊपर देखेंगे तो इसको कहते हैं समताप मंडल। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो इसको कहते हैं मध्य मंडल, इसको कहते हैं आयन मंडल और सबसे बाहर है बहिर्मंडल। और बहिर्मंडल के बाद आप देखेंगे अंतरिक्ष आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अंतरिक्ष। तो जरा परतों को अगर आप काउंट करेंगे 1 2 3, ठीक है, 4 और 5, तो कितनी परतें हैं? एक क्वेश्चन आपका बन गया कि वायुमंडल में कितनी परतें हैं? 5 परतें हैं। कितनी परतें हैं? 5 परतें हैं। वायुमंडल का कार्य क्या है अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से आपकी ये रक्षा करता है। क्या करता है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से आपकी रक्षा करता है। आई होप ये क्लियर होगा। वायुमंडल की ऊंचाई कितनी है? 1600 किलोमीटर तक है। अब जरा आप देखें वायुमंडल की परतों का जो वर्गीकरण है वो घटक तथा तापमान के आधार पर किया गया है। किसके आधार पर? घटक तथा तापमान के आधार पर। जैसे हमने देखा था 5 परतें सेम हुई है। आप देखेंगे कितनी परतें? 5 परतें हैं। सबसे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। ये क्या है? ये पृथ्वी से ऊपर की ओर जाने पर क्रम के आधार पर हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे परतें मिलेंगी। सबसे पहले आपको मिलेगी क्षोभ मंडल, सेकंड पे आपको मिलेगी समताप मंडल, देन आपको मिलेगी मध्य मंडल और फोर्थ पर आपको मिलेगी आयन मंडल, फिफ्थ पर आपको मिलेगी बहिर्मंडल। जैसे आप देखेंगे सबसे नीचे आपको क्या मिलेगा? ट्रोपोस्फियर। आप देखेंगे इसकी जो ऊंचाई है वो इक्वेटर पर आपको मिलेगी, ठीक है, 10 किलोमीटर तक। ध्रुवों पर आप देखेंगे आपको मिलेगी 18 किलोमीटर तक। इसके बाद क्या पड़ेगी? इसके बाद है स्ट्रेटोस्फीयर, देन आप देखेंगे मेसोस्फीयर, ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे थर्मोस्फीयर है, ठीक है, थर्मोस्फीयर के बाद एक्सोस्फीयर। अब देखो क्वेश्चन ऐसा बनता है, आप देखेंगे ट्रोपोस्फीयर, तो जितने भी मौसमी क्रियाकलाप होते हैं आप देखेंगे ट्रोपोस्फीयर में क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं? सारे मौसमी क्रियाकलाप, या आप कह सकते हैं मौसमी घटनाएं होती हैं। ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है? ठीक है, मौसमी घटनाएं। यहाँ पर क्या होती हैं? मौसमी घटनाएं होती हैं। जैसे बारिश आती है, आंधी आती है, तूफान आएगा, जो भी आएगा वो ट्रोपोस्फीयर में आएगा। आप ये कह सकते हैं कि आप 18 किलोमीटर ऊंचाई के ऊपर कुछ भी नहीं आएगा, मौसम एकदम शांत रहेगा। कैसे रहेगा? शांत रहेगा। समताप मंडल में क्या होता है? शांत मौसम होता है। क्या होता है? ठीक है, शांत मौसम। और इसीलिए आप देखेंगे जितने भी प्लेन इत्यादि उड़ाए जाते हैं वो समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। कहाँ उड़ाए जाते हैं? समताप मंडल में या स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ाए जाते हैं। अब मध्य मंडल की आप बात करेंगे, मध्य मंडल में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है। क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे आयन मंडल। क्या देखेंगे? आयन मंडल। जितने भी रेडियो स्टेशन स्थापित किए जाते हैं वो कहाँ किए जाते हैं? वो आयन मंडल में स्थापित किए जाते हैं। रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किए जाते हैं? आयन मंडल में स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट लास्ट आप देखेंगे बहिर्मंडल। जो सबसे ऊपर का मंडल है जहां पर तापमान जहां से बढ़ना शुरू हो जाता है वो है बहिर्मंडल। वो क्या है? वो बहिर्मंडल है।
अब आप जरा देखेंगे, जैसे ऊंचाई की बात कर लें, आप देखेंगे ये कितने किलोमीटर तक है। जनरली ट्रोपो आप बात करेंगे इक्वेटर पर तो 10 किलोमीटर तक है। अब आप देखेंगे 10 से लेकर के, ठीक है, लगभग 30 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फीयर पड़ेगा, ठीक है। 11 से लेकर के 50 तक, कितने तक, 50 किलोमीटर तक। अब आप देखेंगे 50 से लेकर के 100 किलोमीटर तक क्या पड़ेगा, मेसोस्फीयर पड़ेगा। और 100 से लेकर के 800 किलोमीटर तक थर्मोस्फीयर है। 800 से लेकर के 3000 किलोमीटर तक पड़ेगा एक्सोस्फीयर। और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हमारा आ जाएगा स्पेस या अंतरिक्ष आ जाएगा। अब जरा आप देखें, ये क्या है, ये लेयर्स हैं, ये क्या है, लेयर्स हैं। दूरी के आधार पर क्लियर और विजिबल भी होगा आपको यहाँ, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले क्या, ट्रोपोस्फीयर, क्या है, ट्रोपोस्फीयर। देन आप देखेंगे स्ट्रेटोस्फीयर, और ट्रोपोस्फीयर के जस्ट ऊपर, ट्रोपोस्फीयर के जस्ट ऊपर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा है ओजोन लेयर। क्या लिखा है, ओजोन लेयर, ठीक है। क्या लिखा है, ओजोन लेयर। अच्छा, इससे आप क्या समझे, ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, ट्रोपोस्फीयर के ऊपर। जैसे ट्रोपोस्फीयर यहाँ खत्म हो रही है ना, और यहाँ तक स्ट्रेटोस्फीयर है, तो इसी में क्या पाई जाती है, यहाँ पर ओजोन लेयर है। यहाँ पर क्या है, ओजोन लेयर है। तो अगर प्रश्न ऐसा आता है कि ओजोन लेयर कहाँ है, तो आपका आंसर क्या होगा कि ओजोन लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर में। कहाँ है, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर पाई जाती है। अब नेक्स्ट आप क्या देखेंगे, अब इसके ऊपर आप जाएंगे, आप देखेंगे मेसोस्फीयर मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, मेसोस्फीयर। उसके बाद थर्मोस्फीयर है, देन एक्सोस्फीयर है। अच्छा, आप देखें, अगर आप ट्रोपोस्फीयर के सबसे लास्ट पॉइंट पर जाते हैं, कहाँ जाते हैं, लास्ट पॉइंट पर, यहाँ पर आप पहुंचेंगे तो इसे कहते हैं ट्रोपोपॉज। इसे क्या कहते हैं, ट्रोपोपॉज कहते हैं, जिसको कहते हैं क्षोभ सीमा। जैसे आपने एक टर्म सुनी होगी जेट स्ट्रीम, क्या सुना होगा, जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम कहाँ चलती है, वो नीचे नहीं चलती, पृथ्वी तल पर नहीं चलती हैं हवाएं। ये हवाएं कहाँ चलती हैं, ऊपर उठती हैं और चलती हैं ट्रोपोपॉज के पास। किसके पास, ट्रोपोपॉज के पास चलती हैं। इन्हें कहते हैं जेट स्ट्रीम। क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम। अब इधर आप देखें, अब इधर ये क्या है, ये टेम्परेचर की स्केल है। ये क्या है, टेम्परेचर की स्केल है। इसमें आप देख के समझ सकते हैं कि तापमान जो है किस प्रकार कम होता है और कैसे बढ़ता है। अब आप देखेंगे सबसे पहले क्या होगा, ट्रोपोस्फीयर में जो तापमान है, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस आप इधर मान लें, अगर इधर जाता है तो मतलब बढ़ेगा। अगर ये लाइन इस तरफ मुड़ती है तो बढ़ेगी, इस तरफ मुड़ती है तो कम होगी। अब आप देखेंगे ये लाइन 20 डिग्री सेल्सियस से किस तरफ गई है, -20 की तरफ गई है। अर्थात आप कह सकते हैं कि ट्रोपोस्फीयर में जब आप 18 किलोमीटर तक जाएंगे ध्रुवों पर, और इक्वेटर पर आप जाएंगे 10 किलोमीटर तक या 6 किलोमीटर तक, आप देखेंगे तापमान निरंतर जो है घटेगा। ऊपर आप जाएंगे तो तापमान क्या होगा, घटेगा, तापमान कम होगा। अब जैसे आप पहुंचते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में, तो स्ट्रेटोस्फीयर में तापमान पुनः फिर बढ़ता है। तापमान क्या होगा, टेम्परेचर प्लस होगा, इधर क्या होगा, टेम्परेचर माइनस होगा, यहाँ पर टेम्परेचर माइनस होगा, फिर टेम्परेचर प्लस होगा, यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर प्लस होगा, और उसके ऊपर प्लस होता ही चला जाएगा, फिर कम नहीं होना है तापमान, ठीक। अच्छा, यहाँ पर आप बताओ कि यहाँ स्ट्रेटोस्फीयर में तापमान यहाँ पर अधिक कैसे हुआ। अब आपने देखा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ओजोन लेयर है, यहाँ पर क्या है, ओजोन लेयर है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भाई है ओजोन लेयर। यहाँ पर क्या है, ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर की विशेषता क्या है कि ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रिफ्लेक्ट कर देती है। जो बची हुई किरणें हैं उन्हें ऑब्जॉर्ब कर लेती है। उन्हें क्या करती है, ऑब्जॉर्ब कर लेती है। अच्छा, अगर ये रिफ्लेक्ट कर रही है और ऑब्जॉर्ब कर रही है, तो इसका मतलब कि इस परत का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जाएगा। इस परत का टेम्परेचर क्या होगा, इस परत का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, अगर इस परत का टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, अगर इस परत का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आप देखेंगे, ठीक है, क्या होगा, ओजोन लेयर का भी टेम्परेचर कैसा होगा, बढ़ेगा। और ये जो पूरा स्ट्रेटोस्फीयर है इसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। अब इससे ऊपर आप जाएंगे मेसोस्फीयर में, तो वहां पर कोई लेयर है नहीं। अच्छा, वहां पर कोई लेयर नहीं है, लेयर की अनुपस्थिति में क्या होगा, यहाँ पर तापमान जो है वो लगातार कम होता चला जाएगा। और जैसे आप पहुंचेंगे, ठीक है, मेसोस्फीयर के ऊपर थर्मोस्फीयर में, यहां से तापमान पुनः बढ़ना शुरू होगा और उसके बाद तापमान कम नहीं होगा, बढ़ता चला जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कहाँ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वायुमंडल के संगठन की। वायुमंडल का जो है निर्माण कैसे हुआ है, कौन कौन सी गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं जो। अब इसमें आप देखें मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना है। किससे बना है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिल करके हमारा वायुमंडल बना हुआ है। नाइट्रोजन की बात कर ली जाए तो कितना है, 78% नाइट्रोजन है, 20.9% क्या है, ऑक्सीजन है। 20.9% क्या है, ऑक्सीजन है। आर्गन की आप बात करेंगे, आप देखेंगे 0.90% क्या है, आर्गन है। अदर गैसेस कितनी है, 0.17% एंड 0.03% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इन गैसेस से मिल करके हमारा पूरा एटमॉस्फेयर बना है। इन गैसेस से मिल करके क्या हुआ है, हमारा पूरा एटमॉस्फेयर बना हुआ है। अब आप देखेंगे इसमें क्या, शुष्क हवा, ठीक है। अगर आप देखेंगे शुष्क हवा की बात करेंगे तो कितने प्रतिशत है, 99%, ठीक है। आप देखेंगे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, ये कितने प्रतिशत है, ये 99% है।
आप क्या देखेंगे कि इसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और इन्हीं से मिलकर के क्या हुआ है, हमारा वायुमंडल मुख्यतः बना हुआ है। नेक्स्ट आप देखेंगे, अब इधर आप देखें नाइट्रोजन, जैसे अब गैसेस की बात कर लेते हैं कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम लोग इन्हें पढ़ते हैं। जैसे आप देखेंगे नाइट्रोजन, तो ये क्या है, पौधों की वृद्धि के लिए सहायक है। ये क्या है, नाइट्रोजन की मदद से पौधों की वृद्धि होती है। जनरली जो पौधे हैं वो नाइट्रोजन को सीधे हवा से प्राप्त नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है, ठीक है, जाइलम फ्लोएम दोनों ऊतकों के द्वारा ये उन्हें प्राप्त करते हैं और इनमें वृद्धि होती है। आगे आप देखेंगे अग्नि निरोधक गैस है। जैसे ऐसा क्वेश्चन भी आपके माइंड में आ सकता है कि नाइट्रोजन 78% है, अगर 78% ऑक्सीजन होती तो क्या होता। आप देखेंगे ऑक्सीजन क्या है, ये जलने वाली गैस है, जलने में सहायक गैस है। आप माचिस की तीली लगाते और पूरी दुनिया जल के खत्म हो जाती। अगर 70% ऑक्सीजन होती तो नाइट्रोजन क्या है, ठीक है, ये क्या है, आप देखेंगे एंटी फायर गैस है। ये क्या है, एंटी फायर, ठीक है, ये क्या करती है, आग को जलने से रोकती है। ऑक्सीजन की आप बात करेंगे, ऑक्सीजन को प्राणवायु गैस कहा जाता है, और इसको प्राणवायु गैस किसने कहा, ठीक है, एंटोनी लेवाइजर, जिनको आप फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ऑक्सीजन को बताया कि ये प्राणवायु गैस है। इसकी खोज किसने की थी, प्रिस्टले ने की थी, 1784 में की थी, वो बहुत पहले की बात है। उसके बाद में इन्होंने बताया था कि ये क्या है, प्राणवायु गैस है। आगे आप देखेंगे सांस लेने के लिए आवश्यक है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आपका सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, फिर आपका जो भोजन है वो जलेगा नहीं और आपको ऊर्जा नहीं प्राप्त होगी। कार्बन डाइऑक्साइड की आप बात करें तो ये क्या करती है, पृथ्वी से जो टेम्परेचर निकलता है, जैसे सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होगी पृथ्वी को, जितने की आवश्यकता होगी उतना पृथ्वी अब्जॉर्ब करेगी, ठीक है, बाकी जो बची हुई ऊर्जा है उसको रिफ्लेक्ट करेगी, जिसको आप टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं, और उस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को अब्जॉर्ब करती है कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी के तापमान को मेंटेन करती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना होती तो पृथ्वी का तापमान निरंतर कम होता चला जाता। आगे आप देखेंगे ऊंचाई के साथ जब हम ऊपर जाते हैं तो वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है, ठीक है, वायुमंडल के घनत्व में क्या होगा, भिन्नता आएगी। अगर आप ऊपर जाएंगे तो जो डेंसिटी है हवा की वो कम होती जाएगी, वो क्या होगी, कम होगी। ऊपर जाने पर हवा के घनत्व में कमी आती है। और आप देखेंगे सांस लेने में समस्या होती है, क्या होगी, सांस लेने में समस्या, ठीक है, घुटन इत्यादि की सामना करना पड़ता है। और इसीलिए आप देखेंगे जो पर्वतारोही होते हैं वो ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ लेकर के जाते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन का घनत्व ज्यादा है इसलिए गैस नीचे पाई जाएगी, ऊपर नहीं पाई जाएगी, और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती चली जाती है। आगे आप देखेंगे ऊंचाई के साथ ऊपर जाने पर वायुमंडल में तापमान में कमी आती है। 165 मीटर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होगा। कितना कम होगा, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होगा। और 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने को आप क्या कहते हैं, इसे आप कहते हैं सामान्य ह्रास दर। क्या कहते हैं, सामान्य ह्रास दर कहते हैं। अब आप देखेंगे वायु दाब में भिन्नता, इसके अलावा क्या होगा, वायु दाब में भी भिन्नता आएगी। आप देखेंगे अगर घनत्व अधिक है, हवा का घनत्व अगर कैसा है, अधिक है, तो वायु दाब कैसा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा होगा, ये अधिक होगा। ये कैसा होगा, अधिक होगा। अगर घनत्व कम है, अगर घनत्व कैसा है, घनत्व कम है, तो वायु दाब कैसा होगा, ठीक है, एयर प्रेशर कैसा होगा, ये भी कैसा होगा, ये भी होगा भाई कम। अच्छा, इसी के विपरीत अगर टेम्परेचर की आप बात कर लें, किसकी बात कर लें, टेम्परेचर की, टेम्परेचर अधिक है तो वायु दाब कैसा होगा, एयर प्रेशर कम होगा। कैसा होगा, कम होगा। अच्छा, अगर टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर अगर कम है, तापमान जो है कम है, तो वायु दाब कैसा होगा, ठीक है, जो एयर प्रेशर है ये अधिक होगा। ये कैसा होगा, अधिक होगा। इज इट क्लियर। देखो दो चीजें आपको समझनी है, पहला क्या है, घनत्व, घनत्व के आधार पर वायु दाब, और तापमान के आधार पर वायु दाब। आगे आप देखेंगे वायु दाब में भिन्नता, ठीक है, हवा क्या होती है, हवा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर गति करती है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर निम्न वायु दाब, दो एरिया हम लेते हैं, ठीक है, एक क्या हो गया, ये निम्न वायु दाब का एरिया हो गया, और इधर क्या है, इधर है उच्च वायु दाब, इधर क्या है, उच्च वायु दाब। आप देखेंगे क्या, ठीक है, आप देखेंगे हवा जो है वो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर गति करती है, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर गति करती है। नेक्स्ट आप क्या देखेंगे, ठीक है, आप देखेंगे जो गतिशील पवन है, इस तरीके से जो पवन गति करती है उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर, इस गतिशील हवा को क्या कहा जाता है, इसे हम पवन कहते हैं। क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। ठीक, आगे आप क्या देखेंगे, आगे आप देखेंगे जैव मंडल। किसके बारे में बात करेंगे, जैव मंडल।
तो आप देखेंगे जब जल मंडल, ठीक है, आपने 3 मंडल पढ़े। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा जल मंडल। क्या पढ़ा आपने पढ़ा जल मंडल। और जल मंडल के बाद आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा स्थल मंडल। आपने क्या पढ़ा, स्थल मंडल, ठीक है, और वायुमंडल। अब जब आप इन तीनों मंडलों को आपस में मिला देंगे, इनको जब आप आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, फिर बनेगा जैवमंडल। फिर क्या बनेगा, जैवमंडल। और इन तीनों को आपस में मिलाने से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। आगे आप देखेंगे जल मंडल, स्थल मंडल तथा वायुमंडल के मिलने से जैवमंडल बनता है। सूक्ष्म जीव से लेकर के बड़े स्तनधारी तक पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव में आप बैक्टीरिया की बात कर ले, बड़े स्तनधारी में आप फैल की बात कर लें, तो छोटे जीव से लेकर के बड़े जीव तक यहाँ पाए जाते हैं। अब जैवमंडल का अगर आप विभाजन करेंगे, देखेंगे आप कितने प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। एक तो प्राणी जगत है, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं, जिसको फौना कहते हैं। क्या कहते हैं, फौना कहते हैं। और दूसरा आपने देखा होगा पादप जगत, जिसको आप क्या कहते हैं, फ्लोरा कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोरा। तो फ्लोरा क्या है, ग्रुप ऑफ प्लांट स्पीसीज, ठीक है। आप देखेंगे फौना क्या है, ग्रुप ऑफ द एनिमल स्पीसीज। तो इनको कितने भागों में हम लोग बांटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, 2 भागों में। एक को आप कहते हैं प्राणी जगत और दूसरे को आप क्या कहते हैं, दूसरे को आप कहते हैं पादप जगत। क्या कहते हैं, पादप जगत। अभी आप देख सकते हैं जैवमंडल, ये क्या है, देखो जैवमंडल बहुत छोटा टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस भी आने की संभावना बहुत कम है। बस ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि किन से मिलकर के जैवमंडल बनता है, जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, ठीक है, ये तीनों है। और उपरोक्त सभी एक ऑप्शन हो सकता है, तो उपरोक्त सभी पर आप टिक करेंगे, बाकी क्वेश्चन आने की संभावना कम है। अब इधर आप विजुअल देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, वायुमंडल। ये क्या है, किसका भाग है, ये भी किसका, हमारी पृथ्वी का भाग है। स्थल मंडल आप देखेंगे, और इसके अलावा जल मंडल। अगर इन तीनों को हम लोग मिला देंगे तो बन करके क्या तैयार होगा, फिर बन करके तैयार होगा जैवमंडल। ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, में भी हो सकता है विजिबल ना हो, यहाँ आप देखेंगे ये क्या है, जैवमंडल है। ये क्या है, जैवमंडल है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगे हैं। क्या लगे हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगे हैं। ये आपको जानवर भी दिख रहे होंगे। क्या दिख रहे होंगे, जानवर भी दिख रहे होंगे। तो इन सबको मिला करके क्या बनेगा, इन सबको मिला करके बनेगा हमारा जैवमंडल। क्या बनेगा, हमारा जैवमंडल बनेगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सभी परिमंडल आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, आपस में क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे समस्या इनमें कहां से होती है, कैसे प्रभावित करते हैं। वनों को काटने से मृदा अपरदन क्या होगा, ठीक है, वनों को काटने से क्या होगा, मृदा अपरदन होगा। वन की बात करेंगे तो किसका भाग है, ये भाग है जैवमंडल का। किसका भाग है, जैवमंडल का, ठीक है। मृदा अपरदन होगा तो ये किसका भाग है, स्थल मंडल का। किसका भाग है, स्थल मंडल का। अर्थात जब आप क्रिया करेंगे जैवमंडल में तो प्रभाव किस पर पड़ेगा, स्थल मंडल पर पड़ेगा। आगे आप देखेंगे सुनामी के कारण, ठीक है, सुनामी के कारण अंडमान निकोबार का कुछ भाग समुद्र में डूब गया। अब सुनामी की अगर आप बात कर लें तो किसका भाग है, ये जल मंडल का भाग है। किसका भाग होगा, ठीक है, जल मंडल की क्रिया है। अगर आप बात करेंगे, ठीक है, अंडमान निकोबार का कुछ भाग द्वीप में डूब गया तो ये क्या है, ये स्थल मंडल है। तो आपने देखा कि जल मंडल में कोई एक्टिविटी हुई, उसने किसको प्रभावित किया, स्थल मंडल को प्रभावित किया। झीलों नदियों में प्रदूषण होने से उनका जल मानव उपयोग लायक नहीं रहता है। आगे आप देखेंगे मनुष्य के द्वारा कोई क्रिया की जाएगी, ठीक है, मनुष्य के द्वारा किया गया कार्य। आप देखेंगे जैवमंडल के द्वारा किया गया कार्य क्या करेगा, ठीक है, जैवमंडल के द्वारा किया गया कार्य प्रभावित करेगा जल मंडल को। किसको प्रभावित करेगा, जल मंडल को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि, तो ये किसका भाग है, वायुमंडल का भाग है। किसका भाग है, वायुमंडल का भाग है, ठीक है। वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, और पृथ्वी क्या है, यह स्थल मंडल है। क्या है, स्थल मंडल प्लस जल मंडल। क्या है, स्थल मंडल प्लस जल मंडल। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड या वायुमंडल में कोई परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव स्थल मंडल पर पड़ेगा, जल मंडल पर भी पड़ेगा। वही बात हमने ऊपर करी कि जितने भी परिमंडल हैं ये आपस में मिले हुए हैं और ये क्रिया करते हैं। ये क्या करते हैं, अंतर क्रिया कहते हैं, ठीक है। और देखेंगे आप कि इनका प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता रहता है। इनका प्रभाव क्या होगा, एक दूसरे पर पड़ेगा। आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं तक है। आई होप इसके साथ जो ये लेसन है हमारा पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, ये समाप्त होता है। और आगे के जो बचे हुए पॉइंट्स हैं, एक जो 2 लेसन है, उनको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को शेयर करते रहिए। धन्यवाद।